नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वैसे तो कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्ष की एकजुटता की बात करती हैं, लेकिन उनकी पार्टी तृणमूल ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली की दावेदारी को लेकर समझौता नहीं किया जाएगा। दरअसल तृणमूल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कांग्रेस नेता राहुल गांधी नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी हैं। मोदी के सामने ममता ही विपक्ष के चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आई हैं। इस पर कांग्रेस ने जवाब दिया है कि राहुल गांधी 2014 से ही मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के सबसे बड़े उपयुक्त नेता के तौर पर पहचान बनाए हुए हैं। दरअसल तृणमूल के अखबार ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसकी हेडिंग है राहुल गांधी विफल, ममता है विकल्प। इस लेख में तृणमूल के लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए लिखते हैं कि देश विकल्प तलाश रहा है। राहुल गांधी मोदी के विकल्प के तौर पर पहचान बनाने में नाकाम रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी इस सब मोर्चे पर सफल रही हैं। तृणमूल के दावे पर अब विवाद शुरू हो चुका है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने कहा है ऐसे बयानों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अभी ये कहना जल्दबाजी है कि मोदी का विकल्प कौन होगा। अब देखने वाली बात यह है कि पीएम मोदी का विकल्प कौन है और इस पर कांग्रेस और तृणमूल का ये विवाद कितना आगे बढ़ेगा और बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर रहेंगी, ये भी देखने का विषय होगा। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस से, सोफिया खान, नेता टीएमसी, और नेहा शालिनी दुआ, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल अश्विनी जी आप ही से है। एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में स्थिति ऐसी बनी थी कि आपने ममता बनर्जी के खिलाफ अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा, और दूसरी तरफ दिल्ली में जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात भी हुई और काफ़ी ये माना जाने लगा कि कांग्रेस ने एक पहल शुरू की है कि विपक्ष के नेताओं को एकजुट किया जाएगा, कांग्रेस उसकी अगवानी करेगी, राहुल गांधी एक बड़े विपक्ष के नेता हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से टीएमसी ने साफ तौर पर यह कहा है कि राहुल गांधी वो चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने टिक पाएंगे, उनके लिए विकल्प एक ही है और वो है ममता बनर्जी। अश्विनी जी। अश्विनी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए अश्विनी जी से टीम से कहूंगा मैं अश्विनी जी से जुड़ने की कोशिश कीजिए। सोफिया जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, सोफिया जी पर से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द सभी मेहमानों को जोड़ लें। नेहा शालिनी दुआ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है। चलिए, नेहा जी, आप किस तरह से देखती हैं जो बात टीएमसी ने कही है? टीएमसी का कहना है कि राहुल गांधी कोई विपक्ष का एक चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने टिक पाए। एक बड़ा हम्म। चेहरा अगर वो विकल्प के तौर पर कोई हो सकता है तो वो है ममता बनर्जी। जी, यही समझ नहीं आता कि टीएमसी ऐसे कैसे बोल सकती है। एक हारी हुई मुख्यमंत्री जो अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीती भी नहीं है, उनको सीधा आप पीएम बनाने की सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले उनको थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छी पीएम कैसे बनेंगी, और उसके बाद ही जब वो एक अच्छी सीएम बन जाए तो उसके बाद पीएम के लिए सोचें तो वो भी ठीक रहेगा। लेकिन बिना सीएम बने वो जो पीएम के ख्वाब देख रही हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है। अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना भी गलत है, अंडर एस्टिमेट भी करना गलत है। लेकिन जितने आप हो या जो आप हो वो समझना मुझे लगता है ठीक रहता है। हर इंसान को समझना चाहिए कि उसकी जो क्वालिटी है या कैपेबिलिटी है वो क्या है और वो कहाँ तक मतलब आगे जा सकता है। अभी देखिए वो शुभेंदु जी से हारी हैं इलेक्शन में, और इलेक्शन में हारने के बाद भी वो आज अगर अपने आप को पीएम का, उनकी पार्टी के लोग उनको पीएम का चेहरा बोलते हैं और कहते हैं कि वो पीएम को फाइट देंगी, तो ये उनकी पार्टी के लोगों की बहुत बड़ी गलती है। पहले अपनी सीएम को सीएम तो बना लें, उसके बाद पीएम बनाने के ख्वाब देखें। ये एक छोटी लेकिन सी सलाह है पार्टी को मेरी तरफ से। शालिनी जी, अभी तो वो सीएम हैं और अभी उनकी समय अवधि भी बची है वो सीएम हारी रहने हुई की। सीएम है। नहीं 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 नहीं, चुनाव की डेट भी दिनेश तय हो जी, गई है और वो चुनाव भी लड़ रही हैं। अभी फिलहाल दिनेश वो जी बिल्कुल। सीएम हैं और उन्हीं के चेहरे पर पश्चिम बंगाल में वो चुनाव जीती हैं,
उनकी पार्टी चुनाव जीती है और सरकार उनकी बनी है, बीजेपी को वहां से हार मिली है। इसीलिए ये कहा जा रहा है, उनको कॉन्फिडेंस इसीलिए है कि उन्होंने वहां पर बीजेपी को हराया है, जहां बीजेपी पूरा दम भर रही थी कि वो पश्चिम बंगाल में फतेह हासिल करेगी, लेकिन वहां उसको हारा कर वापस किया है। कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं? एक पीएम बनने के लिए सभी राज्यों में से कम आधे राज्य जीतना तो बहुत जरूरी है। किसी एक राज्य को जीत के और अपनी सीट को हार के, अपनी सीट भी हार के आप अगर पीएम के ख्वाब देखते हैं तो मुझे लगता है ये मुंगेरी लाल के वाक्य में हसीन सपने हैं जो वो देख रही हैं, जो कि गलत बात है। पीएम के लिए आपको सिर्फ एक राज्य और एक सीट जीतना जरूरी नहीं है। यहाँ तो आप अपनी सीट ही हार चुकी हैं। ठीक है, आपने वो राज्य जीता है, आपकी पार्टी ने वहां से अच्छी सीटें हासिल की हैं, हम मानते हैं इस बात को और इससे कोई डिनाई करता भी नहीं है। लेकिन आप तो हारी हुई मुख्यमंत्री ना, अभी तो आप जीती नहीं वहां। आप क्योंकि आपकी पार्टी वहां जीती तो मुख्यमंत्री बन गई, अब आप पीएम का चेहरा कैसे बन सकते सही हैं? बात है। मुख्यमंत्री जो हारा नेहा जी, तो ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा ना होकर के राहुल गांधी को आप स्वीकार करती हैं? हम तो राहुल गांधी जी को भी नहीं स्वीकार करते, वो कहाँ जीते और कितने एरियाज में वो जीते हैं। लेकिन चलिए, उनकी फिर भी अगर आप कहते हैं तो अगर लोगों को जनता उन्हें स्वीकार करती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जनता ममता दीदी को भी स्वीकार करती है तो हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ पार्टी के लोग ये जो भ्रम फैला रहे हैं सारी जगह, ये गलत बात है, क्योंकि वो एक हारी हुई सीएम है, तो पहले वो अच्छी सीएम बन जाए तो पीएम भी बन जाएंगी शायद। चलिए, बाबुल सुप्रियो आज फिर से टीएमसी में पहुंच गए हैं वापस, इस पर भी कुछ टिप्पणी करेंगी आप? देखिए, बाबुल सुप्रियो आज अगर टीएमसी में पहुंच गए तो देखिए, मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, कुछ लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, उनको जहां फायदा दिखता है बस वहां की और चल देते हैं, कभी वहां से इधर कभी यहाँ से उधर। तो ठीक है, ऐसे लोगों को पार्टी भी हमेशा ध्यान रखती है कि जो अपॉर्चुनिस्ट है, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे सामने वाली पार्टी हो, उसको भी बहुत अच्छी तरह पता होगा कि आज ठीक है हमें जरूरत है इसलिए ले रहे हैं, हमारी पार्टी को भी जब जरूरत होगी तो ले लेंगे। लेकिन ये अपॉर्चुनिस्ट लोगों की हर पार्टी को ना सिर्फ थोड़े दिनों की जरूरत होती है, परमानेंट जरूरत नहीं होती, जो भी अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। तो ये बात अश्विनी जी, लोगों को समझनी भी चाहिए। अश्विनी जी, अब आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अश्विनी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मैं टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द सभी मेहमानों को जोड़ें हमारे साथ। सोफिया जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं सुन पा रही हूँ। जी जी, सोफिया जी, आप जिस तरह से जो बयानबाजियां दोनों तरफ से हो रही हैं, टीएमसी ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी वो चेहरा नहीं है जो विपक्ष के तौर पर होने चाहिए, जबकि ममता बनर्जी को उन्होंने एक बड़ा चेहरा आपकी पार्टी ने बताया है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ऐसा नहीं है, अगर आगे अगुवाई होगी, कुछ होगा तो कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल होगा, कांग्रेस की ही अगुवाई में विपक्ष एकजुट रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, ये सारी जनता ही ने देखा है किस तरह से ममता बनर्जी तीसरी बार जो है सीएम बनी है और किस किस वातावरण में वो बनी है और कितनी चीजों को वो झेल कर बनी है, वो तो हमसे छुपा नहीं है। पूरी हिंदुस्तान ने ये चीजें देखी हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई राज्य के मंत्री जो है यहाँ पर आकर किस तरह से भाषणबाजी की, रैलियां की। उसके बावजूद भी अगर ममता बनर्जी सक्षम रही उनको हराने में, तो ये तो अपने आप में ये एक बात जो है दर्शाती है कि ममता बनर्जी के अंदर वो हर एक काबिलियत है जो एक प्रधानमंत्री का चेहरा उभर कर आने के लिए है। और जहां तक हम बात करें तो अगर वो 35 साल यहाँ पर राज्य किए हुए सीपीआईएम को अगर उखाड़ कर वो फेंक सकती हैं, तो 10 साल या 7 साल से जो भाजपा है यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में, तो क्यों नहीं वो एक अच्छा विकल्प चेहरा क्यों नहीं वो बन सकती हैं? ऐसा तो अहंकार जो है, जो भी भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं या भाजपा के जितने भी नेता हैं, अगर वो सोचते हैं कि मोदी जी को हराने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है, ये उनकी भूल है। कोई ना कोई तो, हर कोई, ये जो है समय के अनुसार जो है चेंजेस तो होता ही है, परिवर्तन ही जो है समय की मांग होती है। और जहां तक राहुल गांधी जी की बात है तो मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है वो भी एक विपक्ष का एक चेहरा है, लेकिन अगर सामने में अगर ममता बनर्जी का भी चेहरा सामने अगर उभर कर आता है और अगर जनता उनको देखना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोगों को कोई तरह का कोई आपत्ति होनी चाहिए।
और जाहिर सी बात है कि हमें राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ मिलकर या जितने भी विपक्ष हैं उनको लेकर ही चलना है। तो हमारा ये आज डिबेट नहीं है कि हम राहुल गांधी को हरा दें, हम और भी जितने भी विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनको हरा दें। ये तो मुझे लगता है ये बातें आनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। लेकिन सामंजस्य तो ऐसे ही बिगड़ता है। सोफिया जी, जब अगर किसी चीज पर आपत्ति होती है, हम एकजुट होकर कोई काम कर रहे हैं और वहां जब आपत्तियां होती हैं तो विवाद बढ़ता है, और विवाद बढ़ता है तो सवाल निकलेंगे। देखिए, मुझे लगता है ये इस तरह का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें राहुल गांधी की पार्टी से किसी भी तरह का फिलहाल कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि दीदी अभी फिलहाल ही गई थी दिल्ली, वहां पर गई थी, उनका एक ही मकसद था कि विपक्ष को किस तरह से एकजुट किया जाए। अभी तो फिलहाल कोई ऐसा मकसद नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बने, क्योंकि उसके लिए अभी समय है। लेकिन हाँ, जनता को भी देखना चाहिए कि एक लीडर के तौर पर ममता बनर्जी भी हो सकती हैं। मैं नहीं कह रही ममता बनर्जी ही होंगी, ममता बनर्जी भी हो सकती हैं। तो ये जनता के दिमाग में एक छवि जो है वो छोड़नी होगी, और छूटी भी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जनता ने देखा है कि जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? जी सोफिया जी सुन पा रहे हैं जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सोफिया जी, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि ममता बनर्जी जो है वो एक सही विकल्प है। मैं नहीं कह रही कि वही एक विकल्प है, वो भी एक विकल्प है, और अभी समय जो है वो बता देगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने पूरी हिंदुस्तान की जनता ने देखा है कि किस तरह से एक महिला होने के बावजूद भी, एक घायल होने के बावजूद भी, पैर में चोट होने के बावजूद भी, यहाँ तक के टॉप जो लीडर्स थे टीएमसी के, उनके चले जाने के बावजूद भी, यहाँ तक के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनका यहाँ आकर लोगों को प्रभावित करने के बावजूद भी अगर वो बहुमत के साथ जीत सकती हैं, एक स्टेट राज्य जीत सकती हैं, तो क्यों नहीं वो पूरे हिंदुस्तान को जीत सकती हैं? सोफिया जी, आपके नेता तो आपके पास वापस आ रहे हैं। जी, वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग अपॉर्चुनिस्ट थे, जिन लोगों ने छोड़कर हमें, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि प्रधानमंत्री अगर यहाँ पर आकर प्रचार कर रहे हैं, गृह मंत्री आकर प्रचार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बंगाल उन्होंने जीत ली। उन्हें वो लग गया था कि उन्होंने बंगाल जो है इलेक्शन से पहले ही उन्होंने जीत ली थी, और उन्हें ऐसा लगने लगा था। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग सारे लोग जो है छोड़कर चले गए थे दीदी को, लेकिन दीदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दीदी ने नहीं, मैं कहूंगी कि जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और जनता ने बहुमत के साथ दीदी को जो है फिर से लेकर आए, क्योंकि बंगाल में जो है दूसरा फिलहाल कोई विकल्प नहीं था। तोड़ जवाब दिया। वहाँ की जनता को जो हिंसा फैलाई 4-6 महीने तक जनता वहाँ हिंसा, देखिए ये तो आपके बीजेपी आईटी सेल का जो है वो योगदान है। बीजेपी आईटी सेल जो चाहे वो वहाँ की छवि जो, मैं आपको याद दिला दूं कि कलकत्ता सबसे सेफेस्ट सिटी में, मेट्रो सिटी में आया है। आपने शायद टाइम्स ऑफ इंडिया को फॉलो नहीं किया है। मैं आपको याद दिला दूं कि कलकत्ता कैलकाटा इज द सेफेस्ट मेट्रो सिटी ऑफ द इंडिया। शायद आप ये फॉलो नहीं करती। आपके बीजेपी आईटी सेल क्या कहते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बंगाल में हम लोग रहते हैं, हम यहाँ जनता जनार्दन, हम जो बंगाल वासी हैं वो जवाब देंगे। आपके बीजेपी आईटी सेल को प्रोपेगेंडा फैलाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जीतने के बाद जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल हो गया है। आप लोग ये मुंह छिपाई हैं। तीसरी बार जो है ममता बनर्जी के जीतने से आप लोगों को बहुत समस्या थी, तो आप लोगों ने बंगाल की छवि को खराब करने के लिए यहाँ से लेकर वहाँ तक मीडिया, गोदी मीडिया ने फैला रखा है कि ममता बनर्जी का जो बंगाल है वहाँ पर हिंसा हो रही है। यहाँ पर कोई हिंसा नहीं हो रही है, और जो हिंसा हो भी रही है मुझे लगता है कि भाजपा के लोग जो है जानबूझकर करवा रहे हैं, जानबूझकर खुद को अटैक करवा रहे हैं ताकि बीजेपी की छवि को वो खराब कर सके। बाकी आप छोड़ दीजिए, जनता देख रही है, जनता जानती है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता ने देखा है हिंदू मुसलमान करके आपने किस तरह से लड़वाया है पूरे देश को। आपने बंगाल में भी वही चीज रचने की कोशिश की, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया है। और ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, जनता देख रही है, जनता बेवकूफ नहीं है, दीदी काम कर रही है और दीदी का काम बोल रहा है। आप जाके देखिए, द्वारे सरकार में जाइए, आधार कार्ड आपका भी आधार कार्ड कर बनवाना हो आप बनवा लीजिए, आपको भी अगर कोई स्कीम चाहिए आप ले लीजिए, क्योंकि दीदी आज घर घर तक पहुंच चुकी है, और दीदी की पॉपुलैरिटी केवल बंगाल तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। सारे लोग चाहते हैं कि सारे लोग चाहते हैं कि हर राज्य में हो, सारे लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हर राज्य में हो, इस तरह बात करके, इस तरह तो किसी की बात किसी के समझ में नहीं आएगी।
आप एक एक करके मैं वही करिए। कहना चाह चलिए रही हूँ, अश्विनी one to one अगर बोला जी, जाए चलिए तो ज्यादा सोफिया अच्छा जी, होगा। सोफिया जी, मैं बोल रही थी, शालिनी जी, काट दिया। और भी मेहमान जुड़े हैं, कम से कम उन्हें भी थोड़ा बहुत यही वक्त समस्या दीजिए। है। मैं बोल रही चलिए। थी, मैं उनको सुन रही थी आराम से, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया तो ये तपाक से इन्होंने अपनी राय जो है रखना शुरू कर दिया। पहले इन लोगों को सीखना होगा कि किस तरह से डिबेट किया जाता है। सोफिया इन लोगों जी, के अंदर सहनशीलता नहीं नेहा है, जी। ये लोग किसी को सुनने के लायक नहीं है। लूटा जाए। जब मैं बात कर रही थी, जब मैं अपनी बातों को रख रही थी तो इनको बीच में बोलने की क्या आवश्यकता है? चलिए। आगे कह लीजिए तब। जिम्मेदार मुझे ये बताएं पहले, दिनेश जी इनसे पूछिए ना। चलिए। क्योंकि वहाँ इज्जतें लूटी गई बिल्कुल हैं। मैं पूछूंगा, Law and पूछूंगा order नेहा इनके जी, हाथ में है। नेहा जी तो पूछता हूँ उनकी मैं। आप अगर बोलने देंगे तो सारी बातों का जवाब है मेरे पास। पहले आप चुप हो जाइए। आपको हमने बहुत ही आप सहनशीलता के इतने साथ बड़े सुना। दल के प्रवक्ता आप भी थोड़ा हैं, आप सहनशीलता कम लेके से कम आइए, लोगों की बातों थोड़ी को सी सुनने की। सहनशीलता आप में होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, मेरी और भी बात सुन मेहमान लीजिए। हैं, आपको भी उनको भी समझ मौका आएगा। दीजिए। अश्विनी जी बैठे हैं काफी देर से, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, अब वो जुड़े हैं, कम से कम उन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए। चलिए शालिनी जी, कौन है? चलिए नेहा, लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में नहीं है क्या? अश्विनी जी, अश्विनी जी, आप तक अब आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, जिस तरह से कांग्रेस पर जो एक लिखा गया है लेख, उस लेख को लेकर के राजनीति बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और उसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि जो राहुल गांधी हैं वो एक इतने मैच्योर चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने टिक पाए, और अगर मैच्योर चेहरा कोई है तो वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। मैं ममता बनर्जी की बात पे बाद में आऊंगा, बयान पे। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जब जब फेल होते हैं तब तब मोदी मीडिया सर्वे लेके आ जाती है प्रधानमंत्री के गुणगान में। और ये कौन से 5 लोग हैं मैं भी जानना चाहूंगा। मुझे तो लगता है कि सर्वे जो है वो सबसे ज्यादा फेलियर प्रधानमंत्री अगर कोई हुए हैं जो 5, तो उनकी लिस्ट में आना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी का नाम, ना कि इस तरह के सर्वे करके, आप झूठे सर्वे करके। आज तो जनता ये कह रही है कि हमने मोदी को दिया वोट और अब आ रही है रिपोर्ट कि मोदी के कारनामों में है खोट। ये है देश के आज वोटों की जो राजनीति आज देश के अंदर चल रही है, वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पे फेल होते हैं तो देश की गोदी मीडिया जो है वो सर्वे लेके आ जाती है। ये सर्वे कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है, इसमें भी जांच होनी चाहिए कि इस तरह के सर्वे, झूठे सर्वे कौन करता है। सिर्फ छवि को बचाए रखना और प्रधानमंत्री की छवि को बड़े दिखाना। आज देश की हालत यह है, देश महंगाई की इतनी बुरी मार झेल रहा है कि आज आम आदमी के जीवन यापन के लिए उसके पास पैसा नहीं है। सच्चाई ये है, डीजल पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आज लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का जो है वो जुगाड़ जो है वो मुश्किल से हो रहा है। आज जिस तरीके से महामारी में टीकाकरण जो दुहाई देते हैं ये लोग कि हमने टीकाकरण कर दिया, कुछ ऐसे मौके हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिसको इवेंट के तौर पर अपनाती है। वो एक दिन में एक इवेंट करके बताती है कि 2 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि आम दिनों में टीकाकरण की हालत पतली हो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है उसकी सच्चाई ये है कि अश्विनी जी, कम से कम मैंने जो सवाल पूछा था आप उसका जवाब दे दीजिए। जी बोलिए। मैंने सवाल पूछा था कि जिस तरह से ममता बनर्जी को आगे बढ़ाया है, राहुल गांधी को फेल बताया है। देखिए ऐसा है कि आज विपक्ष को इकट्ठा होने की जरूरत है। जब विपक्ष का ये फैसला विपक्ष की मीटिंग में होगा, ममता बनर्जी या देश का कोई भी आदमी है वो अपने आप को ये ड्रीम दे सकता है कि वो अगला भावी प्रधानमंत्री हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ ये कहना कि राहुल गांधी जी को जो है वो विपक्ष का चेहरा नहीं है, तो पिछले 10 वर्षों से और खासकर ये पिछले 7 वर्षों से जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अग्रसर होकर भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया है और जिस तरीके से लोगों के मुद्दे उठाए हैं, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी और नेता ने इस तरह की बात की हो, लोगों के आम मुद्दों को जो है वो सरकार के सामने रखा हो। और जिस मुखर और निडर तरीके से राहुल जी बात करते हैं, आज जिस तरीके से देश के अंदर डिक्टेटरशिप है उसमें साहस चाहिए बोलने का भी। और राहुल जी बिना रोक टोक और बिना किसी डर के जो है वो अपनी बात रखते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और जिस तरीके से पूरे विपक्ष ने पिछले दिनों देखा कि उनको लेकर चलने की बात थी और राहुल जी जो है वो सक्षम है विपक्ष को इकट्ठा रखने में और भावी प्रधानमंत्री बनने में।
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज बदहाली की है देश। तो ममता बनर्जी नहीं है राहुल गांधी से आगे? देखिए, ये तो मैंने बोला ना कि जब विपक्ष में के नेता चुना जाएगा उसके सामने आएगा। ऐसे तो मैं भी कहूंगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन जिसके पास लोगों की सहमति होगी। बन सकते थे, अगर आप किसी दूसरी पार्टी में होते तो शायद बन सकते थे। नहीं, कांग्रेस में चांस नहीं है। देखिए, ये सारी चीजें जो है वो कोई भी ड्रीम ले सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। मैं तो ये मानता हूँ, अगर ममता जी का नाम आया है, ममता जी अपने आप को जो कहते हैं, तो उनको प्रूव करना पड़ेगा, विपक्ष का साथ लेना पड़ेगा। जो विपक्ष का नेता चुना जाएगा वो सर्वसम्मति से। चलिए, नेहा जी कुछ कहना चाह रही हैं। नेहा जी कुछ कह रही हैं। नेहा जी, सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इन्होंने बोला कि राहुल गांधी आज तक जो बोलते हैं वो सच होता है। अरे कितनी बार तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने डांट दिया, भूल राफेल पे माफी मांगी थी कि मैंने जो बोला उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने माफी मांगी। राहुल गांधी जी ने फर्स्ट वेव में कहा था कि लॉकडाउन करना गलत विकल्प है, सेकेंड वेव में कहा लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे। तो राहुल गांधी जी की बात जो है उसे उनकी पार्टी नहीं सुनती, तो हम लोग क्यों सुने? अरे एक सेकेंड हांडा साहब, आपने बोल लिया, मैंने सुन लिया, मेरी बात भी ध्यान से सुन लीजिए। जब आपकी पार्टी राहुल गांधी को इतना सीरियस नहीं लेती तो आप विपक्ष पार्टियों से कैसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग मतलब रूलिंग पार्टी उनकी बात सुने और उनकी झूठी बात सुने? हम तो प्रधानमंत्री जी को भी सीरियस नहीं लेते, तो फिर प्रधानमंत्री जी क्या करें? लॉकडाउन के लिए आपत्ति किसी भी पार्टी ने नहीं की थी। लॉकडाउन जो अनप्लान लॉकडाउन किया गया था उसके लिए आपत्ति की गई। प्रवासी जितने भी मजदूर थे उनके लिए कोई भी विकल्प नहीं था, उसके लिए हम लोगों ने जो है मांग की थी। शायद आप जो है आधी नॉलेज को यहाँ पर रख रही हैं। आज देश का आम नागरिक प्रधानमंत्री जी को सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि उनको पता चल गया प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी करते हैं, आज दिन नए जुमले करते हैं। आज प्रधानमंत्री की ये हालत हो गई है। आप डिबेट को बंद कर दीजिए। मैं आपकी तरह पागलों की तरह चिल्ला नहीं सकती। हर किसी को अपनी बारी में बोलना चाहिए। अगर आप बोल सकते हैं तो अपनी बारी में बोलिए, अगर मेरी बारी में बोलने का शौक है तो मैं फिर यहाँ से हट जाती हूँ। बाय। ऐसे प्रवक्ता वो क्यों बुलाते हैं दिनेश जिनको? हेलो जी जी अश्विनी जी सुन पा रहे हैं आपको। देखिए, इन्होंने 2-3 बार डिबेट ट्वीट की है। ऐसे प्रवक्ता को मत बुलाया करें जिनकी सहन शक्ति नहीं। ये आखिरी बार है। आज के बाद नेहा शालिनी दुआ को हम नहीं बैठा लेंगे पेनाल में। देखिए, क्योंकि इनके साथ यही समस्या है, ये हर बार यही करती है। ये अपना आके अपना बोलेंगी और उसके बाद सुनने की इनमें बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है। ये आज के बाद पैनल पर नहीं बैठेंगे। मैं टीम से भी कहूंगा कि इनको आज के बाद ना चुने। हाँ, प्लीज ऐसे वक्ताओं को चैनल पे मत बुलाया करें जिनसे सहन शक्ति नहीं है सुनने की, और जो अपना पक्ष पूरी तरीके से रख नहीं पाते और तर्क वितरने में ही फेल होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो नेशनल चैनल पे है, आप नेशनल टीवी पे है, लोगों में क्या असर होता है, देश की क्या छवि बनती है? यही छवि तो आज बिगाड़ दी है। अगर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई बात की जाती है तो प्रधानमंत्री जी जो है उस पे उसको बोलने नहीं देते हैं। ये तो हालत है आज देश की। अवस्थी साहब चलिए, लेकिन जिस तरह से अश्विनी जी अगर बात कही जाए, लीडरशिप को लेकर के बात कही जाए, अब जो माहौल बन रहा है, अब माहौल चूंकि अब कई राज्यों में चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव हैं, उनको लेकर के भी सभी दल तैयारी कर रहे हैं और सभी दल चाहते हैं कि जो दल ज़्यादा बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा वही आने वाले लोकसभा चुनावों में एक आगे की पंक्ति में खड़ा होगा। तो पश्चिम बंगाल में भी स्थिति अब उपचुनाव की भी बन रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल ने कहा है कि वो असम में भी चुनाव लड़ेगी और कई राज्यों में भी वो अपने सीटें, अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या अब आने वाले चुनावों में कांग्रेस वो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी कि वाकई राहुल गांधी का जो चेहरा है वो एक मजबूती के साथ सबसे टॉप पर बना रहे और जो अन्य दल हैं वो उन चीजों को स्वीकार भी करें? अवस्थी जी, देखिए, जो ममता बनर्जी जी हैं वो एक राज्य में सीमित है, वो नेशनल लीडर नहीं है और वो एक दायरे में जो है वो राज्य में है और उनकी बाकी राज्यों में पकड़ नहीं है। सबसे पहले ये है कि जब आपके पास वोटिंग होगी, जब आपके पास नंबर्स होंगे, तभी आप प्रधानमंत्री के लिए अपनी सीट तक पा सकते हैं, तभी आप जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा बल्कि कि जिस तरीके की आज देश में हालत है और जिस तरीके से
पूरा देश जो है वो कांग्रेस को समर्थन कर रहा है, उस तरीके से तो यही लगता है कि हमें आने वाले जो चुनाव हैं उनमें हमें अक्सरियत मिलेगी और हम जो है अकेले दम पे सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम उन सभी दलों को जो दल जो है वो प्रधानमंत्री जी के नीतियों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, हम एकजुट होकर एक ऐसा नेता चुनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल जी को चुनेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि एक सर्वसम्मति से जो भी निर्णय होगा, जो राष्ट्रीय चेहरा होगा उसको आगे लाया जाएगा। उसमें चाहे राहुल जी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, किसी प्रकार की भी जो सहमति बनती है उसी पर होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है, जिस तरीके से ये जो विपक्षी एकता है उसको तोड़ना चाहते हैं और अब इनको डर लगने लगा है कि सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। चलिए और सोफिया जी एक कमेंट आपसे 30 सेकंड में, क्योंकि समय कम है। कि अभी हमारे सामने जो है हमें भाजपा मुक्त देश को करना है, तो हमारा जो फोकस है, जितने भी विपक्षी दल हैं उनका सामने जो फोकस है वो यही होना चाहिए कि हम किस तरह से भाजपा को उखाड़ कर फेंकें। और जाहिर सी बात है कि हम कंधे से कंधे अगर हम आपस में ही अगर अभी से ही लड़ पड़े तो इसका जो फायदा है वो पूरी तरह से भाजपा लेके जाएगी। तो हमें अभी ये नहीं सोचना है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हाँ, उसमें विकल्प हो सकते हैं, उसमें ABCD करके दिया जा सकता है लिस्ट लोगों के सामने, लेकिन ठीक है वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस जो है वो मिलकर काम करेगी ताकि भाजपा मुक्त। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोफिया जी, अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो विकल्प मोदी का कौन होगा ये तो तय शायद अब ये जो आने वाले चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव है, उनसे साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितना बेहतर प्रदर्शन करती है, और जो बेहतर प्रदर्शन करेगा वो पंक्ति में आगे खड़ा होगा, उसी को न्योता चुना जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम